हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x। जैसे ही स्पर्श रेखा पढ़ ली तो अपने आप ही अभिलंब तो आना ही है। ठीक है, अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करें? जैसे स्पर्श रेखा के हमने दो तरीके से समीकरण बात की कि एक स्पर्श बिंदु x1 y1 दिया गया है तब स्पर्श रेखा का समीकरण, और एक जब स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है तब उसका समीकरण। सेम वही बात अभिलंब के लिए हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं मैं अभिलंब का समीकरण। पहली बात तो अभिलंब क्या होता है। अभिलंब वैसे ही डेफिनेशन बात करेंगे जिसकी जैसे अपने वर्त में की थी, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। ये एक परवलय है, परवलय का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। परवलय पर स्थित कोई बिंदु दे रखा आपको x1, y1, और आपसे कहा गया है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो आपने ये स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा का समीकरण अगर बिंदु दे रखा है तो स्पर्श रेखा का समीकरण याद कीजिए y1 बराबर 2ax प्लस x1 होने वाला स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा के लंबवत तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा परवलय का अभिलंब कहलाती है। यही वर्त में होता था। ठीक है, स्पर्श रेखा के लंबवत तथा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा परवलय का अभिलंब कहलाती है। तो बताओ क्या क्या सिचुएशंस आई। सबसे पहले तो एस परवलय का समीकरण आया आपके पास में y स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ होगा प्रश्न में। यहां से स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे कैसे, y1 बराबर 2ax प्लस x1। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा के लिखूं इस समीकरण को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं y बराबर 2a बटा y1 इंटू में x प्लस 2ax1 बटा y1। ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। काम क्या किया मैंने, y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख लिया। स्पर्श रेखा की प्रवणता मेरे पास आते ही मैं कहूंगा अभिलंब की प्रवणता बराबर, अभिलंब की प्रवणता बराबर -y1 बटा 2a। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत है। स्पर्श रेखा की प्रवणता को पलट करके माइनस लगा दो, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर -1 भी तो आना चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता आ गई -y1 बटा 2a। और ये अभिलंब की प्रवणता आई। इस डायग्राम का मेरे पास कोई रोल नहीं है, मैं हटा रहा हूं। समझना था उतना समझ लिया। अब आपसे पूछता हूं कि अभिलंब का समीकरण बताइए। क्या होता है ये? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब को प्रदर्शित किया जाता है n से। सोचो अभी डायग्राम जो बना था, क्या अभिलंब बिंदु y1 और x1 y1 से ही होकर के जाता है क्या? स्पर्श रेखा भी इसी बिंदु से होकर के जाती है, अभिलंब भी इसी बिंदु से होकर के जाता है। बस यहां पर स्पर्श रेखा की बजाय किसकी प्रवणता आ जानी चाहिए? अभिलंब की प्रवणता आ जानी चाहिए। मतलब समीकरण हो गया -y1 बटा 2। बस यही आपको याद रखना है, आगे इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कब काम में लेना है ये, इसको आप पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए कि ये समीकरण कब होगा। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के किसी बिंदु x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको यह फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, नोट कर ले फटाफट। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं।
सेकंड स्लाइड पर मैं क्या ले रहा हूं, दूसरे नंबर 2 पॉइंट, क्या परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के उस अभिलंब का समीकरण, उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना जिसकी प्रवणता दी गई है, जिसकी प्रवणता m दी गई है। अब देखो इस बार क्या है, इस बार सिचुएशन ये है कि हमें एक परवलय है और इस परवलय का ये पहले तो ये स्पर्श रेखा, अभिलंब तब बनेगा जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये अभिलंब है, इस अभिलंब की प्रवणता दे रखी है आपको m, स्पर्श रेखा की नहीं दे रखी है, अभिलंब की प्रवणता दे रखी है, ठीक, ये स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की दी हुई होती तो भी अपन अभिलंब की याद कर लेते -1/m करके, लेकिन इस बार अभिलंब की डायरेक्ट अभिलंब की ही दे रखी है प्रवणता। अब सोचो, अभी अभी आपने ये लिखा कि भाई अभिलंब का समीकरण तो क्या हो गया, y माइनस y1 बराबर -2a बटे में y1, यही था क्या, 2a सॉरी y1 बटा 2a, उल्टा लिख दिया, माइनस का y1 बटा 2a और x माइनस x1। लेकिन समस्या ये है कि x1 y1 तो इस बार दिए हुए नहीं है ना, x1 y1 तो दिए हुए ही नहीं है, मैंने मान लिए। आपके परवलय का समीकरण क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax। मैंने ये जो बिंदु लिया है ना x1 y1, ये परवलय के ऊपर ही लिया है और परवलय पर स्थित बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ये बिंदु अभी हमारे लिए अज्ञात है, ध्यान रखें, इस बिंदु के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने माना है सिर्फ, ठीक है। अब S1 बराबर क्या, मैं ये लिख सकता हूं क्या, y1 स्क्वायर बराबर 4ax1। S1 बराबर 0 से यही आता है, देखो y स्क्वायर माइनस 4ax, फिर x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रखा तो वापस ऐसा लिख दिया, ये मुझे रिजल्ट मिल गया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये अभिलंब का समीकरण तो तब होता है जब बिंदु x1 y1 पता होते हैं। अब हमें x1 y1 पता ही नहीं है, हमें क्या पता है, प्रवणता पता है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, प्रवणता पता है। फिर आप कहोगे कि x1 y1 तो नहीं पता, बस x1 y1 की गणना ही हमारा टास्क है। देखो अब क्या ये प्रवणता बराबर है, भाई बिंदु पता होता तो प्रवणता ये होती, और दी गई है तो प्रवणता m है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, इन दोनों की तुलना कर लेता हूं, क्या -y1 बटा 2a बराबर m, और जैसे आप कहेंगे y1 बराबर कितना आ जाएगा, यहां से y1 बराबर आ गया -2a। इस बार देखो क्या m दिया गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल, a परवलय के समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे -2am। अब x कोऑर्डिनेट कैसे लेके आऊंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा यहां पर, और यहां जाऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, y1 की जगह पर लिख दूंगा -2am का स्क्वायर बराबर 4ax1। बोलो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 4ax1, 4a कैंसिल आउट, तो x1 बराबर क्या हो गया, am स्क्वायर, am स्क्वायर। अब बताइए किसका, अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 क्या है, जो चीज नहीं पता थी वो अब आ चुकी है, y1 कितना -2am, तो ये हो गया प्लस का 2am बराबर m दिया गया है क्वेश्चन में, x माइनस x1 क्या आया, am स्क्वायर। यहां से इस समीकरण को जब पूरा हल करेंगे तो देखो ये क्या आ गया, y बराबर
mx, अच्छा ये भी उधर ले जाओ तो -2am और माइनस माइनस प्लस am³। ये समीकरण हमारे ज्यादा काम का है। अभिलंब का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx माइनस 2am प्लस am³। ध्यान रखें प्रवणता दी गई है तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस a बटा m। y बराबर mx प्लस a बटा माइनस में आएगा am³ क्या है? ये माइनस में। सुनो y बराबर mx प्लस a बटा m, लेकिन यहां इस स्थिति में m किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और इस स्थिति में m किसकी प्रवणता है? अभिलंब की प्रवणता है। ठीक है, अब सुनो एक जो काम की बात है, यहां पर बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने लायक क्वेश्चन होता है, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते। थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं मैं। ध्यान देना, देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी परवलय है, ये परवलय है और ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इस पर अभिलंब है, ठीक है। अब ये अभिलंब किसी पर्टिकुलर बिंदु से होकर के जा रहा है। मान लो इस बिंदु के निर्देशांक अक्ष टू y2 है। अक्ष टू y1 तो आपने इसके ले लिए थे ना, अक्ष टू y2 है। यहां से हो सकता है इस परवलय पर कोई और स्पर्श रेखा हो, ये लाइन खींच जाए, ये भी अभिलंब हो सकता है, संभावना है ऐसी। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किसी बिंदु से परवलय पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो किसी बिंदु से ये अभिलंब की समीकरण है। हम कह रहे हैं कि ये अभिलंब मान लो किसी बिंदु से होकर के जा रहा है, तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि y2 बराबर mx2 माइनस 2am माइनस am³। अब सोचो, ये y2 कांस्टेंट है, x2 भी कांस्टेंट है, क्योंकि बिंदु के निर्देशांक ये तो फिक्स बिंदु हो गया। अब क्या ये m के पदों में त्रिघात समीकरण बन गई क्या? और अगर मैं m नहीं दिया हुआ होता, आपको मैं बात कैसे कर रहा हूं, m नहीं दिया हुआ होता, आपसे कहता कि एक परवलय के, आगे आएंगे क्वेश्चन भी ऐसा, एक परवलय के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना परवलय के अभिलंब का समीकरण ये है। परवलय का समीकरण दे रखा है, इसका मतलब a तो दिया गया। अब अज्ञात कौन है? सिर्फ m है। m का मान ज्ञात करने के लिए आपको कह रखा है कि वह अभिलंब किसी बिंदु से गुजर रहा है, तो बिंदु के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। m के पदों में एक त्रिघात समीकरण बन गई। त्रिघात समीकरण बन गई तो इसमें m के 3 मान आएंगे। जैसे द्विघात समीकरण में m के 2 मान आते हैं, सॉरी द्विघात समीकरण में 2 मूल आते हैं, वैसे त्रिघात समीकरण में 3 मान आ जाएंगे। ये m के पदों में त्रिघात समीकरण है, मैंने तीनों मूलों को m1 m2 m3 नाम दे दिया। इसका मतलब पहली बात तो क्या हुई कि किसी बिंदु से परवलय पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं? 3। m का पहला मान रखेंगे, एक समीकरण आएगी, दूसरा मान रखेंगे, 2 समीकरण आएगी, तीसरा मान रखेंगे तो 3 समीकरण। किसी बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। और खास बात, तीनों अभिलंबों की प्रवणताओं का योग याद करो। द्विघात समीकरण में मूलों का योग बराबर होता है माइनस b बटा a। b क्या होता है? अक्ष का गुणांक, और a क्या होता है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यहां पर सबसे बड़ी बात है अक्ष क्यूब, तो ये अक्ष क्यूब का गुणांक और ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक होगा। त्रिघात समीकरण में मूलों का योग बराबर माइनस अक्ष स्क्वायर का गुणांक बटा अक्ष क्यूब का गुणांक। अब इसमें ढूंढना अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर यानी m स्क्वायर का गुणांक और ये m³ का गुणांक। अब m स्क्वायर कहीं है? आप कहेंगे नहीं है, इसमें m स्क्वायर नहीं है, यानी m स्क्वायर का गुणांक 0 बटे में m³ का जो भी गुणांक आएगा वो लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों अभिलंबों की प्रवणताओं का योग सदैव 0 होता है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए,
क्या कि किसी बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं जिनकी प्रवणताओं का योग सदैव शून्य होगा। ये आप नोट लगा के लिख सकते हैं। क्या किसी बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं जिनकी प्रवणताओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। बस फटाफट कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चल प्राचलिक निर्देशांक, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्या होते हैं याद करो। वृत्त के लिए प्राचलिक निर्देशांक, ये वृत्त था, वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो x बराबर a cos t और y बराबर a sin t, इसके प्राचलिक निर्देशांक। t के भिन्न भिन्न मानों के लिए आपको x और y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। याद कीजिए, ये बिंदु, ये वाला कोण है, इसको t नाम दिया था आपने। इस बिंदु के निर्देशांक आपने क्या माने? a cos t और a sin t। प्राचलिक निर्देशांक क्या हेल्प करते हैं? देखो, जब भी आपको किस वर्त के ऊपर बिंदु मानना है तो आप बिंदु मानोगे x, y, मतलब 2 अज्ञात राशियां हो गई। लेकिन अगर आप a cos t और a sin t मानते हो तो अज्ञात राशि अब सिर्फ t है। t का मान मिल जाए तो x का मान भी मिल जाएगा, y का मान भी मिल जाएगा, तो गणनाएं आसान हो जाती हैं। इसी प्रकार से परवलय के लिए भी प्राचलिक निर्देशांक बताए गए, और वो किस प्रकार से मैं सिर्फ लिखूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। क्या लिखा गया है कि परवलय y स्क्वायर, फटाफट लिख लेंगे, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक प्राचल t के रूप में, t को क्या कहा जाता है? प्राचल t के रूप में क्या लिखे जाएंगे? a t स्क्वायर 2at। चेक कर सकते हो, x की जगह पर a t स्क्वायर रखो तो 4a स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और 2at y की जगह पर रखो तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर बराबर आ रहे हैं। मतलब t के प्रत्येक मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब ये बिंदु परवलय पर स्थित है। ठीक, लिखा जा सकता है। बस जो दिए गए वो याद रखने हैं अपने को, क्या लिखा जा सकता है। ओके, अतः इसकी प्राचलिक समीकरण और निर्देशांक, प्राचलिक निर्देशांक मतलब ये ब्रैकेट में लिख दोगे तो प्राचलिक निर्देशांक, और प्राचलिक समीकरण जो है वो कैसे लिखोगे आप? x बराबर a t स्क्वायर और y बराबर 2at। ठीक है, इसकी प्राचलिक समीकरण ये। और प्राचलिक समीकरण की परिभाषा में क्या दूंगा कि जब चर राशि x और y किसी अन्य चर राशि t पर निर्भर कर रही हो, x का मान भी t से आएगा, y का मान भी t है, तो ऐसे में उस अन्य चर राशि, तीसरी चर राशि को क्या कहा जाता है? प्राचल कहा जाता है। और x अलग y अलग, 2 अलग अलग समीकरण हैं जो संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? प्राचलिक समीकरण कहलाती है। ओके, इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसी प्रकार परवलय
और परवलय है मेरे पास में x स्क्वायर बराबर 4ay की प्राचलिक समीकरण क्या होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्राचलिक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay में इतना ही फर्क है कि जो चीज x पर है वो y पर, y पर है वो x पर। तो क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर तो हो जाएगी 2at और y बराबर हो जाएगा at स्क्वायर। चेक करो देखें, इसे x और y की जगह पर रख करके x की जगह पर रखो 2at, तो 2at का स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ पर y की जगह पर at स्क्वायर लिखोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये प्राचलिक समीकरण होगी, काम आएगी ये प्राचलिक समीकरण भी अपने, ठीक है। और अभी जो काम में आ रही है वो देखो कैसे आ रही है। सबसे पहले आता है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित बिंदुओं t1 तथा t2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ज्ञात करना। अब ये क्या चीज है, परवलय पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ज्ञात करना। अब बिंदु तो ऐसे होते हैं, अपने दिमाग में क्या चल रहा होता है कि बिंदु तो ऐसे होते हैं 2,3, 3,1 या जो भी है 4,2 -1,2। यहां पर इसने बिंदु कैसे दे दिए देखो, t1 और t2, बिंदु कैसे दिए हुए हैं t1 और t2। तो परवलय के लिए परवलय का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax। तो अगर मैं y स्क्वायर बराबर 4ax परवलय बनाऊं तो ये परवलय मेरे पास में ऐसा होगा। अब इसकी कोई भी जीवा है, ये मान लो जीवा है, ये जीवा क्या कर रही है, दो बिंदुओं को मिला रही है। अब इस बिंदु के लिए कह रखा है t1, सिर्फ t1 कहने का मतलब है इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, इस बिंदु के निर्देशांक है at1 स्क्वायर 2at1, और ये बिंदु क्या है t2। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक है at2 स्क्वायर 2at2। t1 t2 की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, a की वैल्यू परवलय के समीकरण में होती है, तो क्या आप इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लोगे। और जैसे ही इन बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे, पूरी बात सुनिएगा, इस बिंदु को नाम दे दिया a और इस बिंदु को नाम दे दिया b। बताइए जीवा ab का समीकरण क्या होगा। याद करो y y1, दो बिंदुओं को मिलाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण y2 y1, x2 x1 और x x1, यही तो होता है। तो क्या यहां से ये समीकरण ऐसे बन जाएगा y x1 y1, इसको मान लो, तो क्या हो जाएगा 2at1 बराबर y2 y1 2at2 2at1 बटे में at2 स्क्वायर at1 स्क्वायर और x at1 स्क्वायर। बस बात हुई खत्म। यहां देखिएगा ए कट गया, सॉरी ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, y -2at1, और ध्यान दो यहां क्या बचा, ऊपर से 2 तो कॉमन निकाल लिया, 2 के साथ में क्या बचा t2 t1, नीचे लिखा हुआ है t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा t2 + t1 t2 - t1, तो t2 + t1 बचा, चाहे आप इसको t1 + t2 लिख दो, और x at1 स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से देखना, वज्र गुणा करो तो ये हो गया yt1 + t2 एक साथ, और इसको जब गुणा करेंगे तो -2at1 स्क्वायर और -2at2 t1 t2, देख पा रहे हैं आप, बराबर ये हो गया 2x - 2at1 स्क्वायर। ये देखो कट गया, तो समीकरण क्या बचा, y ब्रैकेट में t1 + t2 जो कि आपको दिए हुए होंगे प्रश्न में, बराबर 2x सही, इसको भी उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा +2at1 t2। ये आपको याद रखना है, ये परवलय की किसी जीवा का समीकरण कब, जब जीवा के एंड पॉइंट जो है वो किस रूप में दे रखे हो, आपको प्राचलिक रूप में दे रखे हो। अच्छा, आप इनके बीच की मध्य की दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। आप अगर जैसे t1 t2 दे रखे, इसका मतलब ये बिंदु के निर्देशांक आ गए, और बिंदु के निर्देशांक आ गए तो ये अंतःखंड भी ज्ञात कर सकते हो।
अब देखो बहुत काम की चीज बन गई है, सुनिएगा ध्यान से कैसे बनी है काम की चीज। जैसे ही अपन आगे बात करेंगे कि एक रेखा का समीकरण दे रखा हो आपको, ठीक है, एक रेखा का समीकरण एक परवलय का दे रखा हो और ये अंतःखंड की लंबाई याद कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मान लेंगे कि भाई T1 T2 दो बिंदु हैं और उससे जीवा का समीकरण ये आ गया। रेखा द्वारा अंतःखंड काटा जाएगा, मतलब रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब जो रेखा का समीकरण आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, हम भी याद कर लेंगे। फिर दोनों को क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। अक्ष के गुणांक को अक्ष के गुणांक से कंपेयर करेंगे, y के गुणांक को y से, अचर पद को अचर पद से कंपेयर करके वहां से T1 और T2 में दो समीकरण बन जाएगी, मतलब हमें T1 का मान भी मिल जाएगा और T2 का मान भी मिल जाएगा। वो मान हम यहाँ रख देंगे और यहाँ रखते ही ये बिंदु और ये बिंदु के निर्देशांक मिल गए और निर्देशांक मिलते ही दूरी सूत्र लगा करके हम क्या कर लेंगे, दोनों के बीच की दूरी यानी AB दूरी यानी काटा गया अंतःखंड याद कर देंगे। तो ऐसे मर्ज करने हैं कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगला पॉइंट है अपना, परवलय की किसी बिंदु T पर स्पर्श रेखा तथा विलंब का समीकरण ज्ञात करना। ध्यान रखें, अब तक दो तो बार स्पर्श रेखा का समीकरण लिख चुके हैं। स्पर्श रेखा के दो समीकरण लिख चुके हैं अपन। क्या? पहला समीकरण y1 बराबर 2ax प्लस x1, पहला समीकरण स्पर्श रेखा का ये लिख चुके हैं अपन। उसके बाद में दूसरा समीकरण y बराबर mx प्लस a बटा m, इसके संगत अभिलंब का समीकरण क्या लिखा है आपने, y बराबर y माइनस से y1 बराबर माइनस 2a अपॉन y1 और x माइनस x1, और यहां से अभिलंब का समीकरण क्या आया था, y बराबर mx प्लस 2am सॉरी माइनस 2am माइनस am क्यूब। दो बार तो आ गए, अब इस बार प्राचलिक रूप में और आ जाते हैं। अब प्राचलिक रूप में कैसे लेके आएंगे देखो, अभी अभी हमने क्या किया, AB का समीकरण लिखा, मतलब जीवा AB का समीकरण क्या आया था, y T1 प्लस T2 बराबर 2x प्लस 2T1 T2, यही आया हमारे पास में अभी जीवा का समीकरण। सोच के देखो, 2AB है, यहां पर A भी है, मैं जीवा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण दूसरे रूप से भी ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको एक तरीका बताता हूं कि जब भी ये दो चीज आती है ना, क्योंकि जनरली जीवा और स्पर्श रेखा ये साथ ही आते हैं। जीवा का समीकरण है हमारे पास में, सोच के देखो, यदि बिंदु T1 और T2 एक जगह ही हो गए तो यही जीवा क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी, और इस बिंदु को मैं क्या नाम दे देता हूं, T दे देता हूं। ये बिंदु यहां है तो इतनी जीवा बनी, बिंदु दोनों यहां होते तो जीवा छोटी होती जाती और छोटी हो जाती और छोटी हो जाती, मतलब T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएं तो क्या आपकी स्पर्श रेखा सॉरी जो जीवा थी वही जीवा क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो क्या आप जीवा के समीकरण से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो क्या? मैं क्या कहूंगा, पुट करेंगे क्या, T1 बराबर T2 बराबर T, तो यहां से आपको समीकरण किसका मिल जाएगा, स्पर्श रेखा। कैसे मिलेगा, देखो y T1 प्लस T2 तो T प्लस T 2T, 2x प्लस 2a ये हो गया T स्क्वायर, दो कट गया हर जगह से। बताइए y बराबर आ गया 1 बटा T x और प्लस AT। ये समीकरण भी हमारे लिए बहुत काम का है। यहां से आप क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, m बराबर कितने आ गई, 1/t। सोच के देखो, इस समीकरण में m की जगह पर मैं 1 बटा t लिख दूं तो क्या ये समीकरण बन जाएगा, m की जगह पर 1 बटा t लिख दिया मैंने, अच्छा समझ तो गए, y इस पर जगह बनता है 1 बटा t कैसे आई, y बराबर mx प्लस c से तुलना करके देखो m की जगह पर 1 बटा t आया हुआ है। यहां देखो m की जगह पर 1 बटा t रखने पर 1 बटा tx और ये नीचे 1 बटा t रखने पर ऊपर चला जाएगा at। तो मतलब नई समीकरण नहीं है, लेकिन नए रूप में लिखी हुई है।
अगर प्राचल का मान दे रखा हो तो समीकरण ये हो जाएगी, प्रवणता डायरेक्ट प्रवणता दे रखी है तो ये हो जाएगी। मतलब प्रवणता और प्राचल में क्या डिफरेंस होता है, स्पर्श बिंदु के लिए प्राचल और स्पर्श रेखा की प्रवणता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, m बराबर 1/t। तो जब भी कभी कह देगा ना परवलय के लिए प्राचल t का मान 2 है तो अपना आप समझ जाएंगे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/2 होगी। माइनस नहीं करना, माइनस तो कब करते हैं जब लंबवत होती है तब पलट करके माइनस करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद में आता है अभिलंब। अब अभिलंब का समीकरण नंबर 2, ये तो नंबर 1 आ गया, नंबर 2 अभिलंब का समीकरण। इसी में अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप सोचो यहीं से कि भाई ये परवलय था, ये बिंदु क्या था आपका a² और 2at, और ये अभिलंब, स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/t आ गई तो अभिलंब की प्रवणता -t हो जाएगी। तो अभिलंब का समीकरण क्या लिखूं मैं, y माइनस y1 कितना होगा 2at बराबर m मतलब -t x प्लस, समझ लोगे 1/t स्पर्श रेखा की प्रवणता तो अभिलंब की प्रवणता -1/t, तो tx प्लस m y माइनस m x माइनस x1 तो माइनस से x1 यानी a/t²। अब अगर आप इस समीकरण को थोड़ा ढंग से लिखें तो देखो ये क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का tx, ठीक है, और इसको उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 2at, और ये देखो प्लस से प्लस at³। तो याद रखने में ये भी आसान होगा, कैसे, क्योंकि अभी अभी आपने अभिलंब का समीकरण क्या लिखा उधर देखो, y बराबर mx माइनस 2am माइनस से m। इतना सारा तो डिफरेंस हो रहा है, जो m था वो -t आ गया, m -t आते ही ये प्लस हो गया 2at, और ये क्या हो गया प्लस at³। ठीक है, तो ये समीकरण इससे जोड़ के याद रखी जा सकती है। प्राचल दिया हुआ हो तो ये होगा, प्रवणता दे रखी है तो वो होगा। ओके, चलिए जी, अब इस लेक्चर का एक आखिरी छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक क्या है, स्पर्श जीवा। ये भी कोई नया नाम नहीं है, हम ऑलरेडी वृत्त में पढ़ चुके हैं कि वृत्त पर अगर कोई बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उन दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा क्या कहलाती है, स्पर्श जीवा कहलाती है। अब यही बात हम करेंगे परवलय के लिए कि यदि परवलय में 2 बाह्य बिंदुओं से, ये एक परवलय है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, बाह्य बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1, तो इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो जीवा है AB, इसे हम स्पर्श जीवा कहेंगे। और अब मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, इतना ही कहूंगा कि परवलय का समीकरण S क्या है, y² बराबर 4ax। स्पर्श जीवा का समीकरण होता है t बराबर 0। t कैसे आता है, y² को तो लिख दो y1 से बराबर, इसको लिख दो 2a इंटू 2x, और 2x को लिख दो x प्लस x1 से। ये स्पर्श जीवा का समीकरण आ गया। अब आप कहेंगे नहीं ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, बिल्कुल ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, लेकिन कब होता है, जब बिंदु x1 y1 परवलय के ऊपर हो तो ये समीकरण स्पर्श रेखा को निरूपित करेगा, और जब बिंदु बाहर है तो ये स्पर्श जीवा को निरूपित करेगा। डेरिवेशन किए अपने वर्त में, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पर्श जीवा का समीकरण भी t बराबर 0 से दिया जाता है, यानी y1। परिभाषा पूछे तो परवलय में बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, परवलय की स्पर्श जीवा कहलाती है। स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0 अर्थात y1 बराबर 2a x प्लस x1 से दिया जाता है। ओके, ये था हमारा। अब आने वाले लेक्चर में हम सबसे पहले तो इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, और फिर एक ध्रुवी नाम से छोटा सा टॉपिक जैसे वर्त में था सेम वैसे ही परवलय में है, और परवलय एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।